तो लगता है किसी सच को सामने आने में, किसी नगमे को रूह में उतरने में और किसी विचार को पूरे देश की धड़कन बनने में। आज जिस वंदे मातरम के स्वर पूरे मुल्क में एक नई ऊर्जा भर देते हैं, उसकी संवैधानिक और आधिकारिक स्वीकृति का सफर दशकों लंबा रहा। आजादी के उस दौर के कई संस्मरण बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह चांदनी चौक की फिजाओं में जन गण मन के साथ साथ जिस एक नारे और तराने की गूंज सबसे ज्यादा दिलों को छू रही थी, वह शायद वंदे मातरम ही था। इतिहास को देखने और समझने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, मगर ऐतिहासिक तथ्य अपनी जगह अटल रहते हैं। आजादी का आधिकारिक ऐलान 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हुआ, लेकिन प्रशासनिक औपचारिकताओं और सुरक्षा प्रक्रियाओं को पूरा होने में एक वक्त लगा। यही वजह थी कि लाल किले की प्राचीर पर आजाद भारत का अपना तिरंगा पहली बार 15 को नहीं बल्कि 16 अगस्त की सुबह फहराया जा सका। सची बात कि वक्त तो लगता ही है। वक्त पुरानी बहसों की धार को भले ही धुंधला कर दे, लेकिन 22 जुलाई 1947 के बाद वे 3 हफ्ते आजाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को गढ़ने के सबसे संवेदनशील दिन थे। जब संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया तो उसके पीछे वैचारिक और कूटनीतिक मंथन का एक लंबा दौर था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का ये सुझाव था, ये सजेशन था कि भारतीय तिरंगे के एक कोने में ब्रिटिश यूनियन जैक को भी जगह दी जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि आजाद मुल्क के झंडे पर गुलामी का कोई भी निशान गवारा नहीं था। पिंगली वैंकैया के मूल डिजाइन से लेकर अशोक चक्र के साथ तिरंगे को अंतिम स्वरूप देने तक फ्लैग कमेटी और सुरैया तयबजी जैसी हस्तियों का योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। उधर महात्मा गांधी का अपना आग्रह था। वे झंडे के केंद्र में चरखा देखना चाहते थे, जो कि श्रम और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बने, लेकिन संविधान सभा ने गतिशीलता और ऐतिहासिक निरंतरता के प्रतीक अशोक चक्र को चुना। हालांकि बापू के सम्मान में यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज केवल हाथ से कते और बुने खादी का ही होगा। रंगों के दर्शन पर जब सवाल उठे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे परिभाषित किया कि केसरिया त्याग और निस्वार्थ भाव है, सफेद शांति और सत्य की रोशनी है और हरा हमारी उर्वर माटी और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। इतिहास के पन्नों में यह बहस अक्सर दर्ज की जाती है कि संघ यानी आरएसएस का वैचारिक जुड़ाव भगवा ध्वज से था, जिसका कारण तिरंगे को लेकर उनकी अपनी हिचक रही। लेकिन अगर हम उस दौर को निष्पक्षता से देखें तो एक वैचारिक दूरी स्वयं महात्मा गांधी के रुख में भी नजर आती है। 15 अगस्त 1947 को बापू दिल्ली के किसी जश्न या झंडारोहण का हिस्सा नहीं बने। उनका मानना था कि जब तक दिलों का बंटवारा नहीं रुकता, आजादी का जश्न मुकम्मल नहीं हो सकता। और जहां तक लाल किले का सवाल है, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को संसद में नेहरू जी का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण तो हुआ, मगर लाल किला उस वक्त भी सेना के प्रशासनिक नियंत्रण में था। पूरी औपचारिकताओं के बाद 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले पर तिरंगा शान से लहराया। हर पक्ष की अपनी अपनी जिद थी, अपने अपने जज्बात थे, लेकिन राष्ट्र निर्माण का रास्ता किसी एक के हट से नहीं बल्कि व्यापक साझी सहमति से तय हुआ, और वही सहमति आज हमारा तिरंगा है। सहमति और संघर्ष की उस ऐतिहासिक धूप छांव से निकलकर जब हम आज के हिंदुस्तान की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो एक बुनियादी सवाल जहन में उठता है कि क्या आज भी जन आंदोलनों और जन चेतना का मिजाज वही है, या फिर वक्त के साथ सिर्फ माध्यम बदले हैं, जज्बात नहीं। आज के दौर में जब कोई नया राजनीतिक आंदोलन खड़ा होता है या कोई नई जन लहर जन्म लेती है तो उसके पीछे सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और 5G तकनीक का ताना बाना होता है। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, उस दौर में जब ना स्मार्टफोन थे ना इंटरनेट, तब गांधी जी की सिर्फ एक पुकार पर लाखों करोड़ों लोग अपने अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर कैसे उतर आते थे? इसका जवाब किसी तकनीक में नहीं बल्कि उस दौर के जनमानस के साइकोलॉजी, उनके मनोविज्ञान में छिपा था। गांधी जी ने जनता के दिल से व्यवस्था का भय निकाल दिया था। उनका सीधा संदेश था कि आजादी की राह जेल की सलाखों से होकर गुजरती है। जिस दिन आम हिंदुस्तानी ने औपनिवेशिक हुकूमत के मुकदमों और लाठियों से डरना बंद कर दिया, उस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव दरक गई। 1947 में हमने सिर्फ विदेशी हुकूमत से मुक्ति नहीं पाई थी, बल्कि उस दौर के आवाम ने अपने भीतर के हुक्मरानों के खौफ को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। आज जब हम सत्ता के इस गगनचुंबी गलियारों के सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि 1947 की पटकथा किसी फिल्मी कहानी की तरह आसानी से मुकम्मल हो गई थी। मगर ये सच है कि यूनियन जैक को खारिज करने से लेकर चरखा बनाम अशोक चक्र की रस्साकशी और 16 अगस्त की सुबह लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराने तक हर एक कदम भारी वैचारिक मंथन से गुजरा। उस दौर में बापू ने जनता के जहन से हुकूमत का खौफ निकाला था। आज दशकों के बाद वही निडर डीएनए हमारी इस नई पीढ़ी यानी जेनजीज के भीतर धड़क रहा है। आप उनके तौर तरीकों को खारिज कर सकते हैं,
आप इनके मीम्स पर भी हंस सकते हैं, लेकिन इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि ये पीढ़ी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना जानती है। आज देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति को और तमाम सियासी दलों को जनता की इस नई भय मुक्त स्वीकृति को समझना ही होगा। यही वो तीखी हकीकत है जिसे आज बीजेपी को भी समझना होगा, कांग्रेस को भी, और कल आने वाली किसी नई सियासी ताकत को। क्योंकि जब आवाम का मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े सूरमाओं को भी नए तौर तरीके सीखने ही पड़ते हैं। फिर चाहे अपनी प्रासंगिकता बचाने के लिए लाल किले के भारी भरकम भाषणों से उतरकर इंस्टाग्राम के 30 सेकंड के रील्स बनाने पर ही क्यों ना आना पड़े। लेकिन साहब, सियासत को यह हकीकत हजम करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।